हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक के बारे में बात किया था। फिर हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स के बारे में बात किया हुआ, फिजन और बर्डिंग। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में, जैसे फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सब अब हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। किससे? फ्रैगमेंटेशन से। नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई भी चीज टूट जा रहा है, फ्रैगमेंट हो रहा है। मान लीजिए ये कुछ है, कोई भी एक सब्सटेंस है, समझ लीजिए। फ्रैगमेंट होना मतलब क्या? टूट जाना, ऐसे टूट के दो सब्सटेंस में तब्दील हो जाना। तो हम लोग क्या बोलेंगे? मान लीजिए अगर इन सब्सटेंस का नाम हमने बी दिया हुआ है और इसका ए, तो बी आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ ए, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो बायो में क्या होता है, अगर मान लीजिए ए कोई ऑर्गेनिज्म है, वो मैच्योर हो जाने के बाद अपने आप को फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, मतलब अपने आप को वो तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद वो दो न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। ठीक है, टूटने के बाद जो उसके दो फ्रैगमेंट्स हैं, ये दो फ्रैगमेंट फिर नए ऑर्गेनिज्म में बदलेंगे। ठीक है, इसको फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। तो फ्रैगमेंटेशन का अगर डेफिनेशन देखने जाए तो क्या होगा? द organism breaks up into smaller pieces upon maturation. The organism breaks up into smaller pieces में ब्रेक डाउन होता है, और उसके बाद वो किस में डेवलप हो जाता है? एक नए इंडिविजुअल में या फिर एक नए यंग वन में। हाँ, ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। अपॉन मैच्योरेशन मैंने क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जब तक मैच्योर नहीं होगा कोई भी ऑर्गेनिज्म, तब तक वो इस प्रोसेस, मतलब ब्रेकडाउन नहीं होगा, वो अपने आप को ब्रेकअप नहीं करेगा वो स्मॉलर पीसेस में। क्लियर है? तो मैच्योरेशन होने के बाद, मतलब एक पर्सन जब एडल्ट फॉर्म में आ जाएगा, एडल्ट फॉर्म में आने के बाद ही वो अपने आप को ब्रेक करेगा। क्लियर? चलिए, तो अपॉन मैच्योरेशन, जब मैच्योरेशन हो गया, हमारे डेफिनेशन में क्या आया? एक ऑर्गेनिज्म है जो ब्रेक हो गया है स्मॉलर पीसेस में। कब? जब वो मैच्योर हो जाता है। इसके बाद ईच पीसेस क्या होता है? ईच पीस के साथ डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, क्लियर है? ये हमारा फ्रैगमेंटेशन का डेफिनेशन था, और ये फ्रैगमेंटेशन था। फ्रैगमेंटेशन का अगर हम एग्जाम्पल देखने जाएं तो एग्जाम्पल क्या होता है? स्पाइरोगायरा। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन होप आप सब लोगों को समझ में आ गया है। अब आगे हम लोग चलेंगे रीजनरेशन की तरफ। ठीक है, रीजनरेशन काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रीजनरेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, जनरेशन मतलब वापस से जनरेट होना। रीजनरेट, वापस से जनरेट होना। इसमें वापस से क्या जनरेट होते हैं? इसमें वापस से ऑर्गेनिज्म जनरेट होते हैं। मतलब देखिए, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसका ये पार्ट कट गया। क्लियर? इस पार्ट को मैं रेड से ड्रॉ कर देता हूं। मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, इसका ये रेड पार्ट कट गया, राइट? अब क्या होगा? इस रेड कटे हुए पार्ट से ना पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म वापस से ग्रो कर जाएगा।
वापस से जनरेट कर जाएगा एक कटे हुए पीस से। तो इसको क्या बोल रहे हैं, रीजनरेट होना ना, वापस से जनरेट हो रहा है एक कटे हुए पार्ट से, जो बॉडी जनरेट हो रहा है, तो इसको बोल रहे हैं हम लोग रीजनरेशन। क्लियर? यहां से वापस से पूरा का पूरा बॉडी जनरेट हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है, अब रीजनरेशन का अगर हम एग्जाम्पल देखें, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ ये नीचे वाला ही पार्ट कटे। कोई भी पार्ट अगर कट गया, किसी सिंपल ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट कट गया, मान लीजिए अब उसका ये पार्ट कट गया, मिडिल वाला पार्ट, अब क्या होगा, ये मिडिल वाले पार्ट से ही उस ऑर्गेनिज्म का बाकी बचा हुआ पार्ट डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा क्लियर? अब देखिए, रीजनरेशन को अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो कैसे होगा, क्या होगा डेफिनेशन, वो देखते हैं हम लोग। रीजनरेशन का डेफिनेशन है, इफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म, अगर एक सिंपल ऑर्गेनिज्म किसी भी तरीके से अपने बॉडी को काट देता है या तोड़ देता है, तो वो एक नए यंग वन में बदल जाएगा। इफ सिंपल ऑर्गेनिज्म इज समहाउ क्या होता है, कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, इज समहाउ कट और ब्रोकन into many pieces, बहुत सारे पीसेस में कट गया। अब मैंने जैसे डायग्राम बनाया हुआ था, पीस में कटने के बाद क्या हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, each piece develops into new individual। क्लियर है? जो भी पीस है जो टूटने के बाद जो बना है, टूटने के बाद क्या होगा, हर एक पीस डेवलप हो जाएगा न्यू इंडिविजुअल में। विजुअल क्लियर है? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया हाइड्रा। प्लेनेरिया हाइड्रा कितना सिंपल था ना, मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपने किसी भी पार्ट को कट करने के बाद वहां से वापस कंप्लीटली ग्रो कर जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा सिंपल सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, देखो यहां पे मैंने क्या बोला हुआ है, सिंपल ऑर्गेनिज्म। सिंपल ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, कोई भी एक इंडिविजुअल जो है सिंपल ऑर्गेनिज्म का, ये जैसे मैंने सिंपल ऑर्गेनिज्म बनाया हुआ था, तो सिंपल ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट कटने से क्या, मान लो इस सिंपल ऑर्गेनिज्म के 3 पार्ट हो गए, ये एक पार्ट, ठीक है, ये मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। ठीक है, ये 3 पार्ट नए इंडिविजुअल को जन्म देंगे, मतलब ऐसे, ये पेरेंट से आया हुआ पार्ट और ये जो नया इंडिविजुअल खुद से रीजनरेट करने के बाद ग्रो हुआ है। अब क्या है सर, ये रीजनरेशन का प्रोसेस है, मतलब इस एक पार्ट से पूरा बॉडी बन गया, इस पार्ट से पूरा बॉडी बन गया, इस पार्ट से पूरा बॉडी बन गया, कंप्लीटली न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म हो गए। लेकिन मैटर क्या है, देखिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ना, अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल लेते हैं लिजर्ड का। क्लियर? लिजर्ड का क्या होता है, अगर ये हमारा लिजर्ड है, से लिजर्ड
मान लेते हैं ये लिजर्ड है हमारा, ठीक है, रफ डायग्राम, ये लिजर्ड का टेल है। अगर मैं इस लिजर्ड के टेल को कट करूं, हाँ, तो क्या होता है, रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। इस लिजर्ड के टेल को अगर कट किया जाए, मतलब ये टेल अगर यहां से हटा दिया जाए, तो लिजर्ड के पास कुछ दिनों बाद वापस से यहां पर टेल की ग्रोथ हम देख पाते हैं, और धीरे धीरे वो टेल फिर से बड़ा हो जाता है जैसा टेल था उसके पास। हाँ, लेकिन क्या उस कटे हुए टेल से हमें एक नया लिजर्ड वापस से मिलता है क्या? नहीं ना। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वो कटा हुआ पार्ट वापस रीजनरेट हो सकता है, लेकिन उस कटे हुए पार्ट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म रीजनरेट नहीं हो सकता। समझ में आया? नहीं आया तो और एक एग्जांपल देता हूं, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सिंपल ऑर्गेनिज्म में हम क्या देख पा रहे थे, कटे हुए पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म बन पाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन पाता है। अब यहां कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर डिफरेंट सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम प्रोड्यूस मतलब मौजूद हैं, हाँ, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, इस कारण से हम लोग को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। अब हमारे हेयर्स के पास रीजनरेशन की कैपेसिटी है, मतलब वो वापस से खुद को जनरेट कर सकते हैं। एक बार हम टकले हो गए, वापस से आ जाता है बाल। ना नेल्स के पास रीजनरेशन की कैपेसिटी है, मगर हम जब नेल्स को काट के रखते हैं तो उससे क्या एक नया इंसान फॉर्म हो सकता है? नहीं हो सकता ना। उस तरीके से हमें समझना है, रीजनरेशन में सिंपल ऑर्गेनिजम्स के ही पास ये ताकत है कि वो अपने बॉडी पार्ट से एक न्यू इंडिविजुअल को ग्रो करवा दे, मगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के पास ये पावर नहीं है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन की डिफरेंस के तरफ। रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन का ना डिफरेंस काफी जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन के डिफरेंस के बारे में। तो रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन हमने अभी क्या देखा, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल के रूप में ग्रो कर जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में वो सिर्फ जो लॉस्ट पार्ट है या जो पार्ट कट हो चुका है वो क्या होता है, वापस से रीग्रो कर जाता है, बस। हाँ, फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, हर एक नया ईच फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हर एक फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म grows into a new organism। यहां कुछ भी हो, एडल्ट होने के बाद ये डिवाइड होंगे और वो नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाएंगे, ये श्योर है। इनके केस में श्योरिटी है कि इनका टूटना है और टूटे हुए पार्ट्स नए एडल्ट में ग्रो होंगे। लेकिन रीजनरेशन में सिंपल ऑर्गेनिज्म में श्योरिटी है कि जो पार्ट कट हुआ है या लॉस्ट पार्ट है, या फिर लॉस्ट पार्ट बोलना सही नहीं रहेगा, लॉस्ट पार्ट बोलना तो सही नहीं रहेगा, हाँ, तो उसको हम लोग ये बोल सकते हैं कट पार्ट। जो पार्ट कट होके अलग हुआ है वो क्या होता है, रीग्रोज एज न्यू इंडिविजुअल। ये हो सकता है किसमें, सिंपल ऑर्गेनिज्म में। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में सीधा एक ही काम होता है कि जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है या फिर जो कट पार्ट है ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है, सिर्फ वही रीग्रो करता है। ठीक है, लॉस्ट बॉडी पार्ट रीग्रोज,
यहां पर कुछ दूसरा चीज नहीं होता कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। रीजनरेशन में दो पार्ट मिल गया हमको, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वालों का क्या होता है, टूटने के बाद रीजन मतलब वो वापस से रीग्रो कर जाते हैं एक नए इंडिविजुअल में। अब हाँ, इसका एक सिंपल एग्जांपल आपको एक और याद होगा, आप लोगों में से अगर किसी ने मंकी किंग देखा होगा तो उनको याद होगा मंकी किंग क्या करता है, अपने हेयर्स को तोड़ता है, फेंकता है, वो हेयर्स अगेन न्यू मंकी किंग्स में बदल जाते हैं। क्लियर है। तो वो वैसा कुछ सीन होता है सिंपल ऑर्गेनिजम्स के साथ। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, जैसे लिजर्ड, उसकी टेल कट जाती है तो वापस से एक न्यू टेल आ जाता है, बस सिंपल। इसके बाद ये हमारा प्राइमरी डिफरेंशिएशन था, फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन का, ठीक है, क्लियर। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, तो अब हम लोग बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, स्पोर्स फॉर्म करते हैं। स्पोर क्या है, स्पोर टाइप ऑफ गैमेट है जो मिलके फिर से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। वो उसको गैमेट बोल सकते हैं, सीड भी बोल सकते हैं। हाँ, आप लोगों को रेगुलर आप स्पोर्स देखे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि वो स्पोर्स है। आप लोगों को ना कभी कभी हवा में उड़ता हुआ ऐसा एक चीज दिखता होगा जिसके ऊपर ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर के ऐसे ऐसे फेदर्स होंगे, और वो हम हवा में उड़ता रहता है। उसको एक बार फूंक दो तो फिर वो उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, बहुत देर बाद जाके वो कहीं गिरता है। और वापस अगर क्लास में तो एक बार अगर स्पोर आ जाता है तो सारे बच्चे बस फू फू करते रहते हैं। तो ये वही स्पोर है जो ऐसा दिखता हुआ रहता है। और ये जब एक फेवरेबल कंडीशन पाता है ना, जब ये मिट्टी में गिर जाता है और मिट्टी में गिरने के बाद इसको जब एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है, मतलब सनलाइट सही एडिक्वेट अमाउंट में सनलाइट मिलता है, वाटर मिलता है, सब कुछ मिलता है ना, तो ये क्या करता है, वापस से ग्रो करता है। ग्रो करता है मतलब जिस प्लांट या जिस ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं एक बना रहा हूं, ठीक है, ये एक फंगई है। तो फंगाई क्या करते हैं, उनके अंदर ऐसे स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स उनके अंदर होते हैं, और जब मैच्योर होते हैं ये, या फिर जब इनका सीजन आता है, तब ये क्या करते हैं, यहां से एक होल बनाते हैं और इस होल के थ्रू सारे स्पोर्स बाहर फैल जाते हैं और उड़ते हुए कभी हमारे पास तो कभी किसी और के पास उड़ते हुए चले जाते हैं और जाके फिर मिट्टी में गिरते हैं, और मिट्टी में गिरने के बाद वापस ऐसे ही स्पोर्स फॉर्म करते हैं। क्लियर है, मतलब फंगाई फॉर्म करते हैं। फंगाई ने क्या फॉर्म किया, स्पोर्स, और ये स्पोर्स कहीं सॉइल में गिरने के बाद फेवरेबल कंडीशन लेने के बाद वापस क्या फॉर्म करते हैं, फंगाई, ठीक है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन था। स्पोर फॉर्मेशन का और एक चीज आप लोगों को जानना जरूरी है, वो है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या है, स्पोरेंजियम एक बॉल जैसा होता है जिसके अंदर स्पोर्स रहते हैं, उसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्लियर, ये हमारा स्पोर फॉर्मेशन। इजी था, कोई टेंशन नहीं, इजी से। अगर आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, वापस थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करो, वापस देखो, समझ में आ जाएगा। क्या है, फंगाई, कोई भी फंगाई क्या करता है, स्पोर फॉर्म करता है। ये स्पोर्स दिखने में कैसे होते हैं, इस नीचे की तरफ जो सीड पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं वो ब्लैक कलर का होता है, उसके ऊपर फेदर्स जैसे, बहुत हल्के फेदर्स जैसे रहते हैं जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं, मतलब हवा में ही रहने में हेल्प करते हैं। वो जाके अपने सॉइल में गिरते हैं, फेवरेबल कंडीशंस लेते हैं, मतलब सनलाइट, वाटर, इन सबको लेते हैं और वापस क्या फॉर्म करते हैं, फंगाई फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरफ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपने आगे भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम वापस से रिपीट करेंगे, मजा आएगा। चलिए,
वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अच्छा, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? बहुत सारे प्लांट्स में ना उनके वेजिटेटिव पार्ट्स से ही न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब क्या है? मान लो ये एक प्लांट है, इस प्लांट का, इस बेचारे प्लांट का ये रूट है। काफी बदसूरत प्लांट ड्रॉ करता हूं, लेकिन फिर भी ये मेरा प्लांट है, प्यारा सा, न्यारा सा, दुलारा सा, और इस प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट अब देखते हैं। ठीक है, इस प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को अगर हम देखें तो क्या क्या है? एक वेजिटेटिव पार्ट इसका रूट है, एक वेजिटेटिव पार्ट इसका स्टेम है, एक वेजिटेटिव पार्ट इसका लीफ है। क्लियर? ये तीन इसके वेजिटेटिव पार्ट हमें दिख रहे हैं। हाँ, और यही तीन वेजिटेटिव पार्ट क्या करते हैं? न्यू प्लांट के ग्रो या फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या हो रहा है? हम लोगों ने ना सीड का यूज नहीं करना। विदाउट यूज ऑफ सीड हमें न्यू प्लांट ग्रो करना है। किसको यूज करके? लीफ को यूज करके, स्टेम को यूज करके और रूट को यूज करके। जब हम इन सब चीजों का यूज करके एक नए प्लांट का ग्रोथ करते हैं ना, तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंडर में आता है। क्लियर है? कोई टेंशन नहीं। अब देखिए, रूट्स, अगर रूट्स की बात करें तो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो रूट्स से ग्रो कर जाते हैं? रूट्स से कौन कौन से प्लांट ग्रो कर जाते हैं? अच्छा, रूट्स में जाने से पहले ना हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाँ, डेफिनेशन क्या है? काफी इजी सा डेफिनेशन है, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। न्यू प्लांट्स develops from vegetative parts of plants are developed from vegetative parts of a plant। और मैंने वेजिटेटिव पार्ट तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, क्या क्या है? लीफ, स्टेम और रूट। क्लियर है? तो न्यू प्लांट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमें किस में देखने को मिलता है? अब देखते हैं। अगर रूट्स का एग्जांपल लेते हैं, रूट्स का यूज करके कौन कौन से प्लांट ग्रो करते हैं? एग्जांपल एक है डालिया फ्लावर। ठीक है, दूसरा है स्वीट पोटैटो। ऐसे स्वीट पोटैटो को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे तो याद नहीं है, आप लोगों को अगर याद है तो कमेंट में बताइए स्वीट पोटैटो को हिंदी में क्या बोलते हैं। हाँ, आप लोगों को भी नहीं पता ना, मम्मी से पूछिए अपने। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं स्टेम में। स्टेम का एग्जांपल आई थिंक आप लोगों को कईयों को पता होगा कि ऐसे कौन सा प्लांट है जिसका स्टेम हम काट के दूसरी जगह अगर लगाएं तो वो एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगा। रोज। और क्या होता है? रोज होता है, जिंजर होता है। लेकिन रोज को ना हमें खुद से करना होता है, मतलब खुद काट के लगाना होता है। अगर रोज का खुद से स्टेम गिर जाए तो वो न्यू रोज प्लांट में ग्रो कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो स्टेम में एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं पोटैटो, जिंजर, रोज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। स्टेम में एग्जाम्पल आता है पोटैटो, जिंजर। इनको क्या है ना, अगर आप पोटैटो को काट के वापस से लगा दो तो वो वापस ग्रो कर जाते हैं। हाँ, जिंजर का भी सेम फंडा है। और उसके बाद अगर बात करें हम किसकी? लीव्स की। तो लीव्स में क्या होता है?
लीव्स का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफिल्म में क्या होता है, मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं जिससे आपको ब्रायोफिल्म के बारे में समझा सकूं। ब्रायोफाइलम का जो लीफ होता है, मान लो ये ब्रायोफाइलम का लीफ है, ऐसे बड़ा लंबा चौड़ा होता है लीफ ब्रायोफाइलम का। अब ब्रायोफाइलम के लीफ में ना ये कॉर्नर कॉर्नर पे ना बर्ड्स होते हैं जो रूट्स में डेवलप हो जाते हैं। अगर एक बार ब्रायोफाइलम के लीफ को हमने तोड़ के सॉइल में डाल दिया, उसके बाद क्या होता है, ये जो कॉर्नर्स है ना, यहां से नए प्लांट्स ब्रायोफाइलम के ग्रो कर जाते हैं इन सब एरियाज से। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में ये समझ में आया कि रूट से क्या क्या डेवलप होते हैं, डालिया, स्वीट पोटैटो। स्टेम से क्या क्या डेवलप हो रहे हैं, पोटैटो, जिंजर। लीफ से क्या डेवलप हो रहा है, ब्रायोफाइलम। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं किसके, आर्टिफिशियल मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब जो मेथड इंसानों ने बनाया, ये तो नेचुरल मेथड है ना, कि हम पत्तों को अगर मिट्टी में डाल देंगे तो वो वापस से ब्रायोफिल्म ही बनेंगे। लेकिन अब हम जिसके बारे में बात करेंगे वो इंसानों का बनाया हुआ मेथड है। मतलब इंसान प्लांट्स के कुछ पार्ट को यूज करके न्यू प्लांट्स बनाएंगे। वो कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, चलिए। अभी हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल, मैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं लिख रहा हूं, काफी लंबा हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है, हम लोग स्टेम को कट कर देते हैं दो डिफरेंट प्लांट्स के और उन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं एक साथ। कैसे, वो देखिए। अब मान लीजिए ये एक प्लांट है, इसकी यहां रूट है, ठीक है, और यहां पर हमारे पास एक प्लांट है, अब किसी भी कारण से ना क्या हुआ, इस प्लांट को हमें काटना पड़ गया और ये प्लांट को भी काटना पड़ गया। अब क्या है, इस प्लांट का ऊपरी भाग हमारे पास है, मतलब शूट, इस प्लांट का रूट हमारे पास है। ग्राफ्टिंग मेथड में क्या होता है, हम इन दोनों को एक जगह ले आते हैं। मतलब जो रूट है उसके ऊपर ये जो शूट, मतलब ऊपरी भाग जो बचा हुआ है प्लांट का, उसको हम यहां प्लेस करके बांध देंगे या फिर किसी बैंडेज कपड़े से अच्छे से उसको टाइटली बांध देंगे। और कुछ दिन बाद हम क्या देखेंगे, वापस से ये जो प्लांट है वो अपने तरीके से ग्रो कर रहा है। ठीक है, इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हम स्टेम को कट करते हैं दो डिफरेंट प्लांट्स के और उसके बाद उन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर। अब समझने वाली बात यह है कि ज्वाइन करने का ना एक टेक्निक होता है, उस टेक्निक को समझना जरूरी है। जैसे ये ऊपरी भाग है, ये निचला भाग है। निचला भाग मतलब जिसमें से रूट्स हैं, जिससे रूट्स कनेक्टेड है। ये ऊपरी भाग मतलब जिससे ऊपर का पूरा पार्ट कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो नीचे का पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं स्टॉक। जो रूट से कनेक्टेड है इसको बोलते हैं स्टॉक। क्लियर। जो ऊपर शूट से कनेक्टेड है, ऊपरी भाग से जो कनेक्टेड है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्कायन। क्लियर। अब समझने वाली बात यह है कि इनका जो कट होता है वो स्लैंट कट होता है। स्लैंट मतलब क्या, अगर आप ट्रायंगल देखोगे तो ट्रायंगल के ये जो नीचे गिरता हुआ जो लाइन होता है ना, इसको स्लैंट बोलते हैं। तो इसी तरीके का कट यहां पर देखो, आप लोग समझ पा रहे हो कि स्लैंट कट मारा गया है। मतलब एक पार्ट
एक ट्री के स्लैंट कट को, मतलब स्टॉक को स्लैंटली कट किया गया है, और स्कायन के भी निचले पार्ट को स्लैंटली कट किया गया है, और उसके बाद उन दोनों को जोड़ दिया गया है। क्लियर है? तो यहां पर स्लैंट कट किया जाता है। स्लैंट कट वापस से अगर मैं समझाऊं, निचला मान लो ये रूट है, ये रूट वाला पार्ट है, इसको हमने कट किया, ये स्लैंट पार्ट है। ये शूट है, शूट को भी हमने स्लैंटली कट किया, और उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, और उसके बाद इसको बांध देते हैं किसी बैंडेज से या फिर कपड़े से बांध देते हैं। तब क्या होता है, ये प्लांट ग्रो करता है। क्लियर है? ठीक है, ग्राफ्टिंग ये हुआ। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे? कटिंग की। कटिंग क्या है? कटिंग हम ज्यादातर रोज में देख पाते हैं। कटिंग हम ज्यादातर रोज में देख पाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, स्टेम का एक पार्ट लिया जाता है और उसको कट करके सॉइल में लगा दिया जाता है, वो वापस से ग्रो कर जाता है। एक शार्प नाइफ लेते हैं, हम स्टेम को कट करते हैं, ऐसे स्टेम को कट करते हैं, स्टेम के ऐसे पार्ट को कट करते हैं जिस पार्ट में एटलीस्ट एक बड हो, जो बड आगे चल के पूरे प्लांट को बना सके, मतलब यहां से कंप्लीट एक प्लांट अराइज हो जाएगा। ये कटिंग है। कटिंग हमें ज्यादातर किस में देखने को मिलता है? रोज में देखने को मिलता है। ठीक है, कटिंग समझ में आया? कटिंग काफी इजी है। नेक्स्ट देखते हैं लेयरिंग। लेयरिंग क्या है? लेयरिंग में क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, ये मान लीजिए प्लांट्स है, ये प्लांट्स है हमारे। इन प्लांट्स को क्या किया जाता है, इनके जो ब्रांचेस है ना, ये मान लीजिए सॉइल है, इनके ब्रांचेस को पकड़ के सॉइल में ये कर दिया जाता है। ये सॉइल है, इनके ब्रांचेस को यहां से पकड़ते हैं, सॉइल में वापस से गाड़ दिए जाते हैं इनके ब्रांचेस को। और जब वो देखते हैं कि यहां से फिर क्या होता है, रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसके बाद इस ब्रांच को कट कर दिया जाता है। ये होता है लेयरिंग। लेयरिंग समझ में आया है? इसमें क्या होता है, ब्रांच जो होता है उस ब्रांच को पकड़ के सॉइल में गाड़ दिया जाता है। ठीक है, सॉइल में प्लेस कर दिया जाता है उस स्टेम को, और उसके बाद जब यहां से ये प्लांट ग्रो करने लग जाता है, ये स्टेम आगे ग्रो करने लग जाता है, रूट का डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, इस स्टेम को कट कर देते हैं। ये लेयरिंग है। क्लियर? अब आगे चलते हैं हम टिश्यू कल्चर की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक वो है टिश्यू कल्चर। ठीक है, अब टिश्यू कल्चर की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं टिश्यू कल्चर के बारे में। टिश्यू कल्चर ना काफी इंपॉर्टेंट है और मुझे काफी इंटरेस्ट आता है टिश्यू कल्चर में। अच्छा, तो अब हम लोग बात करेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में। टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपगेशन भी बोलते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन क्यों बोलते हैं टिश्यू कल्चर को? बिकॉज प्लांट के एक बहुत छोटे से भी पार्ट को लेके ना कंप्लीट एक प्लांट को बनाया जा सकता है एक लैब के अंदर। ठीक है, इसलिए इसको माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, काफी छोटा, प्रोपगेशन एक ग्रोथ, असेक्सुअली या फिर सेक्सुअली न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करना, प्रोपगेशन में वो आता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोपगेशन मतलब प्लांट के एक बहुत छोटे से टिश्यू या फिर सेल को लेके एक न्यू ऑर्गेनिज्म या प्लांट को बनाने को हम माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। टिश्यू कल्चर में यही होता है। हम क्या करते हैं, एक प्लांट के स्मॉल से पार्ट को लेते हैं। स्मॉल से पार्ट मतलब प्लांट के ऊपरी भाग में, सबसे ऊपर जो शूट का एकदम ऊपरी भाग होता है, जो शूट का, वहां पर हमें सेल्स मिलते हैं, जो सेल्स हमेशा डिवाइड कर सकते हैं अपने आप को। मेरिस्मेटिक सेल बोलते हैं उनको, वो मिलते हैं। हम वहां से सेल को निकाल के लेके आते हैं। ये सेल है। इस सेल को फिर हम कल्चर सॉल्यूशन में डालते हैं, या फिर ग्रोथ मीडियम बोल सकते हैं। एक मीडियम में डालते हैं, अगर का मीडियम होता है,
उसमें डालने के बाद ये ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद ये कैलस फॉर्म करते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे ये प्लांट में चेंज होते हैं। क्लियर? ये टिश्यू कल्चर के पूरे प्रोसेस के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहले उसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि टिश्यू कल्चर है क्या, इससे शुरू करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ अ प्लांट, ठीक है, क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, किससे? ये प्रोडक्शन किससे हो रहा है? फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू, फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू और सेल, मतलब प्लांट सेल या प्लांट टिश्यू से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होना, हाँ, इसको हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। और ये जो टिश्यू या सेल है ये कहां से लाया गया रहता है? इट इज रिमूव्ड फ्रॉम, मैंने क्या बोला, कहां से रिमूव किया जाता है, कहां से निकाला जाता है? मैंने जो अभी डायग्राम बनाया था, कहां से? ग्रोइंग टिप, मतलब जो टिप ऑफ द प्लांट होता है, शूट का सबसे ऊपरी भाग जो अभी ग्रो करने वाला होता है, वहां से, ठीक है। रिमूव फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। क्लियर? हाँ, और उसके बाद उसको क्या किया जाता है? एक मीडियम में रखा जाता है, ग्रोथ मीडियम जिसको बोलते हैं, और एक नया प्लांट का फॉर्मेशन की तैयारी की जाती है। तो पहला जो टिश्यू या सेल कहां से निकाला जाता है? प्लांट के ग्रोइंग पार्ट से, जो कि प्लांट के हमेशा ऊपरी भाग में होता है, ठीक है। चलिए, तो अब स्टेप्स की बात करते हैं, कैसे कैसे ये पूरा चीज होता है। हाँ, टिश्यू कल्चर करने के लिए तो पहले हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। क्या? एक है प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, या प्लांट टिश्यू अगर नहीं है तो सेल से भी हो जाता है, ठीक है। प्लांट टिश्यू या फिर सेल लेते हैं, फिर हमें जेली लाइक मटेरियल चाहिए होता है। वो जेली लाइक मटेरियल क्या होता है? जेली मटेरियल। ये जेली मटेरियल क्या होता है? ये एक्चुअली इसके अंदर, एक जेली लाइक मटेरियल के अंदर क्या क्या डाला जाता है? न्यूट्रिएंट और प्लांट हार्मोन्स डाला जाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट एंड प्लांट हार्मोन। ये न्यूट्रिएंट और प्लांट हार्मोन क्या करते हैं? ये प्लांट टिश्यू को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। हाँ, ये अभी हम सब्सटेंस की एक लिस्ट बना रहे हैं कि टिश्यू कल्चर करने के लिए हमें क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ये दो चीज हुआ। हाँ, और ये जेली मटेरियल अगर का बना हुआ रहता है। अगर आप लोगों ने क्लास 9 में क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको अगर याद आ जाएगा। चलिए, आप जल्दी से बच्चे बताएं, अगर आपने कहां पढ़ा हुआ है, कमेंट में आप जरूर से जरूर लिख के बताएं मुझे, ठीक है। अगर, ये अगर का बना हुआ रहता है जेली मटेरियल, और इस जेली मटेरियल के अंदर हम क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट और प्लांट हार्मोन्स देते हैं, जो एक टिश्यू या सेल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। क्लियर? हाँ, अब देखिए क्या होता है। पहला जो हम टिश्यू या सेल लेके आते हैं ना, ये एक सेल है, ठीक है, एक सेल हम मान लेते हैं। इस सेल को हमने लाके जेली लाइक मटेरियल इसके अंदर है, इसके अंदर हमने प्लेस कर दिया। तो ये क्या था? प्लांट टिश्यू या फिर प्लांट सेल था, टिश्यू था या फिर सेल था। इसको हमने अपने जेली मटेरियल में प्लेस किया, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट या और प्लांट हार्मोन था, ठीक है। अब क्या होता है कि ये एक लंप फॉर्म करता है, ठीक है, शेपलेस लंप। लंप मतलब क्या होता है? ये कुछ ना ऐसा फॉर्म कर देता है, ठीक है।
मतलब बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलके एक गुच्छा फॉर्म कर देते हैं, ठीक है ना। ये गुच्छे को हम लंप बोलते हैं, लंप ऑफ सेल्स या फिर लंप ऑफ टिश्यूज। और इसका ऑफिशियल नाम क्या है? ऑफिशियल नाम इसका होता है कैलस। जो अब तक टिश्यू या सेल था वो अब किस में चेंज हो गया है? कैलस में चेंज हो गया है। अब क्या करते हैं, इस कैलस को फिर से एक जेली मटेरियल में रखते हैं जिसके अंदर अलग किस्म के हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें अलग किस्म के न्यूट्रिएंट और हार्मोन डाले हुए थे, इसमें हमने अलग किस्म के न्यूट्रिएंट और हार्मोन डाले हुए हैं। तो इसमें अब क्या करते हैं, अब जब हम इसमें डालते हैं ना, सेकेंड टाइम जब न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं, तो अब हम यहां क्या हमें देखने को मिलता है? रूट्स ग्रो हो रहे हैं। हर एक एक कैलस के ना, हर एक एक जो सेल है या टिश्यूज हैं उनसे रूट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो देखने में कैसे होते हैं? ये देखिए, अल्टीमेटली ना हर एक से ऐसे रूट्स ग्रो कर रहे होते हैं, ऐसे। क्लियर? रूट्स ग्रो कर रहे हैं। अब रूट ग्रोन मतलब जिसके पास ऑलरेडी रूट ग्रो हो चुका है, ऐसे कैलस को हम उठा के फिर एक अलग न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं। उसमें रखने के बाद क्या होता है, इस कैलस के पास अब शूट आने शुरू हो जाते हैं। इन कैलस के पास रूट्स तो थे ही, अब शूट आने शुरू हो जाते हैं। क्लियर है? शूट आने शुरू हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, ये जब शूट आने शुरू हो जाते हैं ना, तब इनको अलग अलग करके न्यूट्रिएंट मीडियम में रख देते हैं। शूट आ रहे हैं, रूट आ रहे हैं, इनको अब थोड़ा डिस्टेंस कर करके अलग अलग करके इनको रोज न्यूट्रिएंट मीडियम में रख देते हैं। मतलब एक छोटा प्लांटलेट फॉर्म हो जाता है। ऐसे एक छोटे छोटे प्लांटलेट्स फॉर्म हो जाते हैं, और प्लांटलेट्स जब फॉर्म हो जाते हैं तो उनको प्रॉपरली सॉइल में लगा के फिर उनको अच्छे से देखभाल करते हैं और वो एज अ प्लांट ग्रो कर जाते हैं। इजी था ना टिश्यू कल्चर का मेथड? देखिए, टिश्यू था, टिश्यू को हमने एक जेली मटेरियल में रखा जिसमें हमने न्यूट्रिएंट और प्लांट हार्मोन दिया। तो ये जो टिश्यू या फिर सेल जो हमने लिया हुआ था वो लंप फॉर्म करता है, मतलब एक गुच्छा फॉर्म करता है। वो गुच्छा का ऑफिशियल नाम है कैलस। कैलस को हम उठा के फिर से एक और न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं जहां पर अलग किस्म के न्यूट्रिएंट और प्लांट हार्मोन मौजूद होते हैं। उन प्लांट हार्मोन और न्यूट्रिएंट के कारण क्या होता है, इस बार रूट्स डेवलप कर जाते हैं। ये जो छोटे छोटे रूट्स हैं, जो कैलस के रूट्स निकले हुए हैं, इनको अब उठा के हम तीसरे मीडियम में डालते हैं, तीसरे जेली मटेरियल में डालते हैं, जिसमें इस बार इन दोनों मटेरियल से अलग मटेरियल रहता है। मतलब इसमें अब न्यूट्रिएंट अलग है, प्लांट हार्मोन अलग है। हाँ, इसमें जब डालते हैं तो अब इसमें से शूट के फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं। जब शूट्स के फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं, कुछ दिन बाद हमें प्लांटलेट्स देखने को मिलते हैं। जो प्लांटलेट्स हैं उनको फिर हम अलग अलग ले जाकर अलग अलग करके सॉइल्स में एग्जैक्टली डिप कर देते हैं, और उसके बाद उनको प्रॉपर केयर देते हैं, और उसके बाद वो प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए, आज हमने असेक्सुअल पार्ट कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और होप आप सब पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, काफ़ी बच्चे मुझे इंटरेक्ट कर रहे हैं इंस्टा पे, थैंक्स इंटरेक्शन के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ इंटरेक्ट करें। मैं कई प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हूँ, लाइक फेसबुक, बट मैं उनका लिंक नहीं देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोगों को दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिंक चाहिए तो आप मुझे बताएं कमेंट करके, या फिर मुझे इंस्टा पे बताएं, कहीं पर भी बताएं, मुझे बताएं तो मैं आपको उस प्लेटफॉर्म का भी लिंक दे दूंगा। आप वहां पर भी मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। और लास्ट खत्म करने से पहले एक ही बात बोलना चाहूँगा, अच्छे स्टूडेंट वो होते हैं जो अपने साथ दूसरों को भी लेके चलना सीखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ट्राई करें कि आप अपने बाकी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें।
जिससे कि वो भी कुछ सीख पाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए।